जय हिंद दोस्तों। मैं संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार, मूल अधिकार भी कहते हैं, इस फंडामेंटल राइट का मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, अब आइए देखिए, यहाँ पे मूल अधिकार अपनाया गया है कि कहाँ से, तो यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। और मूल अधिकार संविधान में उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाग 3 12 से 35 तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता तथा उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के समुचित विकास हेतु आवश्यक माने जाते हैं। इन अधिकारों के जरिए व्यक्ति का बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास संभव है। इन मौलिक अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। इन मौलिक अधिकारों के बिना लोकतांत्रिक शासन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये अधिकार राज्य के ऊपर कुछ मर्यादाएं या प्रतिबंध आरोपित करते हैं, इसलिए व्यक्ति के हित में राज्य की सत्ता पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब कुछ नोट्स के रूप में हम जान लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक मौलिक अधिकार की विचारधारा का सूत्रपात 1215 में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से हुआ। इसके पश्चात 1789 में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों को सम्मिलित करके मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। 1791 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन करके अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट को जोड़ा गया। इस अधिकार पत्र से भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। यूएसए से, देखिए यहाँ पर लिखा है यूएसए से पहली बार अधिकार पत्र मतलब संविधान में लिखा यूएसए ने, बाकी कल्पना किए थे ब्रिटेन और फ्रांस ने। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की घोषणा के लिए 1895 में मांग की गई। 1928 में नेहरू समिति ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की। इसके पश्चात 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तथा गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। अनुच्छेद 12 में, अब देखिए यहाँ पे तो दिया नहीं है, आर्टिकल 12 मैं बताता हूँ। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत केंद्र के सरकार एवं संसद, राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, सार्वजनिक प्राधिकरण LIC, NTPC, ONGC तथा स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर पंचायत को सम्मिलित किया गया है। अब देखिए आर्टिकल 13 में कहा गया है, अब आर्टिकल 13 के बाद आर्टिकल 13 में कहा गया है कि यदि विधायिका संसद या विधानमंडल, संसद मतलब केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल, कोई ऐसी विधि बनाए, कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो अथवा कार्यपालिका को ऐसी नीति या नियम निर्धारण करे जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, वैसी परिस्थिति में न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस विधि या नीति या नियम की समीक्षा करके उसे शून्य घोषित कर सकती है। आर्टिकल 13 में कहा गया है। इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दोनों को प्राप्त है। जबकि न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख अनुच्छेद 13 में है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख अनुच्छेद 13 में है, एग्जाम में पूछता भी है।
न्यायिक पुनर्विलोकन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 13 में है। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब कि न्यायपालिका किसी कानून जो कोई कानून बनता है तो उसको समीक्षा करके उसको शून्य घोषित कर दे। अगर वो बेकार कानून है, अच्छा कानून है तो लागू होगा, बेकार है तो उसे शून्य, जैसे मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाता है कोई कानून तो उसको न्यायपालिका रद्द कर सकती है, निरस्त कर सकती है। तो यह न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत करती है। ठीक है, तो हम लोग दोनों आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 का चर्चा कर चुके। और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अभी इसमें दिया गया, लेकिन मूल संविधान जब मूल संविधान बना था तो उसमें 7 थी। ठीक है, अब देखिए एक को क्यों हटा दिया गया, इसका भी एक कारण है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु उसमें से संपत्ति का अधिकार एक था। ठीक है, उसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया कब? 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया तथा इसे कानूनी अधिकार बनाकर भाग 12 में, ये देखिए भाग 3 है मूल अधिकार, अब भाग 12 में उसे डाल दिया गया। भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300 में, आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया। ठीक है, 300 क या आर्टिकल 300 का ए भी कह से क कहिए या ये कहिए में रखा गया है। ठीक है, भाग 12 में कर दिया गया। भाग 12 लिखे हैं यहाँ पे, भाग 12। तो अभी कितने हैं? अभी हमारा मौलिक अधिकार 6 है, सातवां था तो इसे निकाल दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। अब यहाँ पे देखिए 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब यहाँ देखेंगे 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार है। अब 31 जो था वहीं 31 था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 था, उसको हटा दिया गया। अब आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, 6 है। तब आगे और बताते हैं। देखिए पहले इसका उल्लेख आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन कानूनी अधिकार बन जाने के बाद आर्टिकल 31 को विरमित यानी कि निकाल कर बाहर कर दिया गया। मौलिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता है। क्या क्या बोले? देखिए मौलिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार में सबसे बड़ा अंतर यह है, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में सबसे बड़ा अंतर यह है। देखिए क्या अंतर है? यह अंतर है कि मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए संपत्ति का अधिकार था ना पहले, मौलिक अधिकार था, तो इसका बहुत दुरुपयोग होता था। गरीबों का जमीन हड़प लिया जाता था, इसका मामला तो कोर्ट में नहीं जाता था क्योंकि मौलिक अधिकार था। तब जाके इसको सही करने के लिए इसमें से हटा दिया गया। अब क्या करता है, अब किसी का ज़मीन आप नहीं हड़प सकते हैं, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, आपको वहीं पे तुरंत सीधा कर देगा आपको। तो बहुत सोच समझ के संविधान बना है। आगे देखिए अब क्या है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, इसका विवरण इस प्रकार से जो बताए अभी 14 से 18 समता का है, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। ठीक है, आगे देखते हैं अब समता का अधिकार 14 से 18। ठीक है,
14 से 18। अब देखिए हम चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है उसी को बता दें। इस शॉर्टकट में फटाफट बता देते हैं और आर्टिकल 19 से हम लोग बढ़िया से शुरू करें। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि या कानून के समक्ष समानता है, यानी कि कानून हर इंसान के लिए समान है, चाहे वो गरीब हो या कोई महाराजा हो। ठीक है, कानून सबके लिए समान है, आर्टिकल 14 में कहा गया। और आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? इस अनुच्छेद के धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का अंत किया गया है, अर्थात इस अनुच्छेद के तहत सामाजिक विषमता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या किया गया है? लोक नियोजन में समानता है। ठीक है, आर्टिकल 16 में मतलब जैसे कि सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता है, इक्वालिटी फॉर चेंज का प्रावधान है। और आर्टिकल 16 में ये भी है, इस अनुच्छेद के तहत अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करने का उपबंध किया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी को परिभाषित करने के लिए केंद्र सरकार ने 1953 में काका काकेलकर आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1955 में अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इन प्रतिवेदन में 2399 जातियों की सूची सरकार को सौंपी गई। इन्हीं जातियों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने तथा इनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करने की सिफारिश की गई, लेकिन सरकार ने इस आयोग के सिफारिश को लागू नहीं किया। हम इसको इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसमें आरक्षण की बात किया गया है, इसलिए थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। आप लोग सुनिए। दिसंबर 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार में के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मंडल आयोग गठित करने की घोषणा की। अब मार्च 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने 1980 में अपना प्रतिवेदन इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस प्रतिवेदन में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े यानी कि 3743 जातियों की सूची सरकार को सौंपी गई। इन्हीं जातियों को ओबीसी में शामिल करने के लिए ओबीसी में शामिल करने तथा इसके लिए केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करने की सिफारिश की गई। और 1990 में फिर से 1990 में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। इस तहत केंद्र की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण प्रदान किया गया, यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। इस आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 1992 में इंदिरा सहनी महिला थी। 1992 में इंदिरा सहनी बनाम भारत संघवाद केस ने यह निर्णय दिया कि यह आरक्षण संविधान के अनुसार है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे हम आरक्षण की बात करेंगे तो ओबीसी को 27% आरक्षण, एससी को शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण, एसटी को शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण मिला। अभी जोड़ा जाए तो ये दोनों मिलके होते हैं 22.5% और ओबीसी होता है 27%। ठीक है, टोटल मिला के होता है आपको 49.5 49.5% आरक्षण। यानी कि मंडल आयोग जब हुआ था तो गठित किया गया था, उसमें बताया गया था, इंदिरा सहनी केस आया था तो उसमें किसी
बोला गया था किसी भी परिस्थिति में 50% आरक्षण हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ पे 49.5% हो गया। ये तो हो गया 16 आर्टिकल। आर्टिकल 17 का बात कर लेते हैं। अभी 14, 15, 16 कर चुके, 17 का बात करते हैं। इस आर्टिकल के तहत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। ठीक है, इस प्रचलन को समाप्त करने के उद्देश्य से संसद ने 1955 में अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम पारित किया, जिसके तहत छुआछूत के प्रचलन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। 1976 में इस अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 17 को। अब आर्टिकल 18 की बात करेंगे। इस अनुच्छेद के तहत शिक्षा एवं सैन्य क्षेत्र में दी जाने वाली उपाधियों का सम्मान छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया। अभी क्या कहता है, देखिए जो भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न इसी आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 18 के तहत। फिर से सुनिए एक बार और हम बताते हैं। इस अनुच्छेद के तहत शिक्षा एवं सैन्य क्षेत्र में दी जाने वाली उपाधियों तथा सम्मान को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से कोई भी सम्मान या उपाधि भारत के राष्ट्रपति के बिना अनुमति के ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, भारत की सर्वोच्च सैनिक सम्मान भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, तब से यह पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है। परंतु 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस सम्मान पर रोक लगा दिया था, लेकिन फिर 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार जब आई, नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र सरकार ने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, फिर दिया जाने लगा। 14 से 18 तक तो हो गया। अब आर्टिकल 19 का थोड़ा बढ़िया से हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो आइए आर्टिकल 19 का बात करते हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की संपूर्ण शरीर सशरीर मतलब होता है शरीर के साथ उपस्थित होना, प्रांत या उनके हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित 4 अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 19, इस अनुच्छेद के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही साथ युक्ति संगत तरीके से इन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं आर्टिकल 19(1)। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 6 प्रकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है यहाँ पे। ठीक है, आइए आर्टिकल 19(1) का क। ठीक है, इसके तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, मतलब मीडिया पत्रकार जो होते हैं इसी आर्टिकल के तहत कहीं भी बोलते हैं, बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 19(1) का ख, शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार के सम्मेलन या प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। जब मतलब सम्मेलन या कहीं भी आपको प्रदर्शन करना होता है तो शांतिपूर्वक करना होता है, बिना हथियार के, न कि आप गोली बंदूक तलवार लेकर के उग्र होकर के मतलब आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये कानून के खिलाफ होगा। ठीक है, आप शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार के सम्मेलन या प्रदर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। आगे देखिए आर्टिकल 19(1) का ग, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है किसी व्यक्ति को। आप संघ, संगठन, समिति कुछ भी बना सकते हैं आप अपने भलाई के लिए। आर्टिकल 19(1) का घ, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद, संचरण, आचरण, विचरण यह अधिकार है। ठीक है, मतलब भारत के किसी भी राज्य में बेरोक टोक के
आप मतलब शांति से बढ़िया से आप घूम सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता है, कोई भेदभाव नहीं करेगा आपसे। ठीक है, ये भारत आपका है, हम लोगों का है। अब आइए 19(1) का अंग। भारत के किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार है। आप चाहे तो, आप जैसे बिहार के हैं, आप चाहते हैं यूपी में जाके हम बस जाए, तो आप यूपी में जाके ज़मीन खरीद के बस सकते हैं, रह सकते हैं, अपना झोपड़ी झुग्गी बिल्डिंग कोई भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 19 का 6, ठीक है, 19(1) का 6, कोई वृत्ति यानी कि पेशा, धंधा, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। आर्टिकल 19(6) में। ठीक, कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है नोट्स। अनुच्छेद 19(1) के 6 में व्यक्तिगत रूप से संपत्ति अर्जित करने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंश था, परंतु 44वें संविधान संशोधन स्वतंत्रता के अधिकार से बाहर कर दिया गया। अभी बताए थे इसको, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 2, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए इन व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध या रोक लगाने का भी प्रावधान है। बिल्कुल सही है। आप राष्ट्र की एकता और अखंडता को मतलब बनाए रखने के लिए उसको आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, इसके लिए आपको प्रतिबंध लगाने के लिए भी कानून है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, अब चलते हैं, बाय।